हेलो साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। और कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास देखी है और कितने बच्चे हैं जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जितने बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पढ़ाई होती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स आपका कराया जाएगा, जिसमें कि पेपर 1 में जो हम पढ़ चुके हैं, पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर चुके हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड को हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हम हायर एजुकेशन को जो एक बड़ी यूनिट होती है उसको भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आज हम जो शुरू की है, और हाँ, एक और कम्युनिकेशन की जो यूनिट है 4th नंबर की, उसको भी हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं, कहीं कोई पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने भाई, अपने दोस्त, अपने साथी, अपने गुरु से पढ़ सकते हैं। यहां बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है बच्चा, जो आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। हमने पिछली क्लास जो शुरू करी थी वो की थी हमने एक यूनिट से, वो जो कि बहुत ही मुश्किल तरीन यूनिट में आती है। कौन सी यूनिट है? लॉजिकल रीजनिंग। 6th नंबर की जो यूनिट है हमारी लॉजिकल रीजनिंग को हमने शुरू किया था। उसमें हमने बेसिक जाना था कि स्टेटमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना। स्टेटमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने कैटेगरिकल आर्ग्यूमेंट देखा था, ठीक है बच्चा, कैटेगरिकल आर्ग्यूमेंट को देखा था। और एक चीज और यहां पर आज हम जो शुरू करेंगे वो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है? बोलो, आगे बात समझ में या नहीं? अच्छा, कल की क्लास में मैंने एक चीज बताई थी, जो कैटेगरिकल जो प्रीपोजिशन था, यहां हम देखते हैं। मैं पहले उस पर चलता हूं। यहां कैटेगरिकल प्रीपोजिशन में जो क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी जो होती है, यहां एक चीज मैंने क्वालिटी में क्या कर दिया था, क्वालिटी में मैंने बता दिया था गुड, है ना। गुड जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट आएगा गुड में। तो थोड़ी सी गलती से यहां मैंने बता दिया था, लेकिन यहां जो क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, और एक होती है नेगेटिव। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। और किसी बच्चे ने ध्यान भी नहीं दिया है, कमेंट भी नहीं करके बताया है, ठीक है, वो मैंने खुद ही देख रहा था, मैंने देखते हुए उसको गलती से यहां लिखा गया था, ठीक है। तो यहां इसको करेक्ट कर लेना। आगे चलते हैं, आज हम आर्ग्यूमेंट को शुरू करेंगे, ठीक है। बड़े ही मजे से धमाकेदार, शानदार, बेहतरीन, दमदार क्लास आज की होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करना है। इसमें हम देखेंगे आज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें रीजनिंग भी लगा देते हैं। क्या कर लगा देते हैं बच्चा? रीजनिंग भी लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग और जो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, इनको जानते हैं। ऐसा कंक्लूजन, यानी कि हम जो बात करेंगे वो कंक्लूजन की बात करेंगे ना, है, जो हम प्रेमाइसिस से या स्टेटमेंट से हम क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो ऐसा कंक्लूजन जो कि पुख्ता जानकारी देता हो या इंफॉर्मेशन देता हो, पक्की इंफॉर्मेशन देता हो, है ना, ऐसा कंक्लूजन जो कथन से या स्टेटमेंट से हमें क्या करता है, एक पक्की जानकारी देता है, तो वो होता है क्या? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्या होता है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर हम बात करें इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की, जहां कंक्लूजन में कोई शक हो, यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या कोई भी तुम्हें शायद जैसी चीजें मिले देखने को, तो वहां जो होगा हमारा वो होगा इंडक्टिव रीजनिंग। इसको हम एक अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं कि असल में यहां तो हम रीजनिंग देख रहे हैं, लेकिन इंडक्टिव और डिडक्टिव होता क्या है ना। इंडक्टिव, डिडक्टिव असल में होता क्या है। यहां देखो 2 चीज आती हैं हमारे सामने, है ना, 2 चीज आती हैं। एक आती है सामान्य से
विशिष्ट की ओर यानी कि विशेष की ओर, एक चीज आती है विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, तो यहां दोनों चीजों में अलग अलग आता है। जैसे कि सामान्य से अगर हम विशिष्ट पर जाएंगे, पर्टिकुलर से अगर हम कहां जाएंगे, पर्टिकुलर से अगर हम कॉमन पर जाएंगे, पर्टिकुलर से हम जनरल पर जाएंगे, तो होगा हमारा क्या होगा, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्या होगा, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जनरल से अगर हम पर्टिकुलर पर जाएंगे, विशेष पर जाएंगे, तो वो होता है हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। मैं यहां पर लिख करके थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, एक चीज होती है पर्टिकुलर, ठीक है, और एक चीज होती है जनरल। ठीक है, जनरल यानी कि सामान्य, पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट, विशिष्ट यानी कि विशेष, है ना, जो कि स्पेशल हो, है ना, स्पेशल चीज हो। क्या हो, स्पेशल चीज हो। ये दो चीज हो गई हमारे सामने। अगर हम पर्टिकुलर से कहां जाएंगे, जनरल की तरफ जाएंगे, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाएंगे, यानी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा हमारा, या हम कोई नई इन्वेंशन करेंगे, है ना, नई इन्वेंशन करेंगे, नई खोज करेंगे, तो वो होता हमारा इंडक्टिव। क्या होता है बच्चा, इंडक्टिव। इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक, 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 आगमनात्मक मतलब आगमनात्मक, आगमनात्मक, आना, आना, बुला रहे हैं हम किसी को, कोई नई चीज है उसको हम बुला रहे हैं, आगमनात्मक, इंडक्टिव, आगमनात्मक। ठीक है, अब बात करें अगर हम जनरल से, कोई चीज जनरल है ना, कोई चीज जनरल है, उसको हम क्या कर दें, स्पेसिफाई कर दें, उसका क्या कर दें, उसको पर्टिकुलर में बना दें, या जनरल से हम स्पेशल की तरफ जाएंगे, पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे, किसी एक चीज की तरफ जाएंगे। बहुत बड़ा समुदाय है ना, हमने कहा कि दिल्ली के लोग क्या होता है, यानी कि मतलब मान लो कि भारत के लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। हमने कहा कि भारत के लोग ईमानदार होते हैं, तो भारत क्या है, वहां पर एक सामान्य चीज है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। हमने कहा कि भारत में दिल्ली के लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वहां हमने क्या होगा, एक बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या पर गए हैं, यानी कि जनरल से हम छोटी चीज पर गए हैं, तो क्या होगा वहां पर हमारा होगा डिडक्टिव। क्या होगा, डिडक्टिव, डिडक्टिव मेथड। क्या होगा, डिडक्टिव मेथड। समझ में आ रही है बात, और अच्छे से इसको समझाऊं और भी अच्छे से डिटेल में। मान लो हमने कोई प्रीमाइस वन दिया है ना, P1 दिया, प्रीमाइस वन क्या है, यानी कि कथन, पहला कथन हम यहां लिख रहे हैं, A इज गुड। क्या है, A इज गुड। फिर P2 है, B इज गुड, है ना, B इज गुड। फिर P3 क्या है, C इज गुड। क्या है, C इज गुड। तो हम यहां इसका कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ऑल इज गुड, यानी कि सभी क्या हैं, सभी क्या हैं, सभी अच्छे हैं। हमने पहले बात की, पहले यहां पर बात की एक एक आदमी की, कि कोई व्यक्ति ए है, वो क्या है, अच्छा है। कोई ए व्यक्ति है, ए पर्सन है, वो बहुत अच्छा है। फिर हमने बात की, तो क्या है, वहां पर एक की बात कर रहे हैं ना, हम यहां एक की बात कर रहे हैं, तो क्या है, ये पर्टिकुलर है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि ए इज गुड। फिर हमने बात की कि बी इज गुड, यानी कि कोई पर्टिकुलर आदमी है बी, कोई पर्टिकुलर पर्सन बी है, वो क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो गुड है ना, पर्टिकुलर क्या है, एक गुड है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि सी इज गुड। यहां हमने एक 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 बात कर ली। क्या मान लो कि हमने कहा दिल्ली के लोग अच्छे हैं, फिर हमने कहा यूपी के लोग अच्छे हैं, फिर कहा हमने कि गुजरात के लोग अच्छे हैं, है ना, बिहार के लोग अच्छे हैं। धीरे 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 हमने बहुत सारे स्टेट्स की बात कर ली कि केरल के लोग अच्छे हैं, या उधर जाएंगे हम तमिलनाडु के लोग अच्छे हैं, हैदराबाद के लोग अच्छे हैं। ठीक है, इन सभी की हमने बात कर ली। तो हम जब ज्यादा संख्या हमारे सामने एक 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 करके हमने एक एक की बारे में जानकारी ले ली, तो हम क्या कह सकते हैं कि ओवर इंडिया, है ना, कि पूरे भारत के लोग अच्छे हैं। तो यहां हमने वही कहा है कि ऑल मैन या ऑल पर्सन ए आर गुड, है ना, ऑल पर्सन ऑल गुड। तो यहां हो जाएगी, यानी कि पर्टिकुलर से हम कहां गए हैं, पर्टिकुलर से हम गए हैं किसकी तरफ, स्पेस यानी कि जनरल की तरफ। यानी यहां हमने चीजों को जनरल कर दिया है, यहां हमने जनरल कर दिया, बहुत सारी चीजें हमने एक एक करके उसको सबको मिला करके सबके सामने एक कॉमन चीज बना दी है। अब एक चीज मान के चलो, मैं कहीं गया हूं, ठीक है, घूमने गया हूं या फिर किसी काम से गया हूं, ठीक, कोई मान लो कहीं भी ऐसी जगह पर चले गए, मान लो जंगल चले गए, ठीक है,
जंगल सैर करने चले गए, तो वहां मैंने कुछ एक ऐसी अद्भुत चीज देखी जो कि शायद किसी को नहीं पता, है ना, जो किसी को नहीं पता। अब मैंने वो चीज जो देखी उसके बारे में मैंने जाना, है ना, उसके बारे में मैंने जाना, वो चीज मुझे दिखी, उसके बारे में मैंने थोड़ी सी और चीजें जानने की कोशिश करी और मैं उसके पास गया, ठीक है, उस चीज से, उस नई अद्भुत चीज से, है ना, उस चीज से मैंने इंफॉर्मेशन अपने अंदर ली। अब वो चीज जो मैंने सिर्फ मैंने देखी है, वो जब तक मैंने देखी है, तब जब तक मैं जंगल में हूं, है ना, मैं जब तक जंगल में हूं वो चीज मैंने देखी है, तो वहां पर वो चीज क्या है, वो स्पेशल है, वो क्या है, विशिष्ट है, वो इंफॉर्मेशन अभी स्पेसिफिक है। ठीक है, अब मैं घर आया, ठीक है, घर आने के बाद भी मैंने किसी को नहीं बताया कि यार ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, मैं इसको अपने पास तक ही रखूंगा। तो ये क्या है, ये यहां पर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को अपने ही पास रख रहा हूं। जब तक वो इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास है तब तक वो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक है। क्या है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है, विशिष्ट है, विशेष है। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को मैं यहां खड़े होकर के एक्सप्लेन कर दूं कि मैं वहां गया था भाई, मैंने वो चीज देखी, मैंने ये देखा, या फिर मैं घर आकर अपनी फैमिली में उसको डिस्कस करूं कि मैंने वो देखा, मैंने ये देखा, ये ऐसा था, ये वैसा था। उस इंफॉर्मेशन को मैं डिस्क्लोज कर दूं, उसको डिस्कस कर लूं, ठीक है, मैं उसको शेयर कर दूं, तो फिर वो इंफॉर्मेशन जो मेरे पास स्पेशल थी, स्पेसिफिक थी, पर्टिकुलर थी मेरे पास, अब वो पर्टिकुलर नहीं रही है। पर्टिकुलर से हम कहां गए हैं, जनरल पर गए हैं। मैंने सभी को वो इंफॉर्मेशन बता दी है, वो मेरी इंफॉर्मेशन जो स्पेशल थी वो जनरल हो गई है, मेरी इंफॉर्मेशन जनरल हो गई है। तो वहां हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जनरल, मतलब स्पेसिफिक से पर्टिकुलर से जनरल की तरफ गए हैं, तो क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई, बोलो। अगर हम बात करें इसको उल्टा करके, अगर हम यहां उल्टी करके करें कि देखो, जैसे कि मान लो ऑल मैन आर गुड, ठीक है, फिर हम इसको, ये क्या है, ये जनरल है, इससे हम गए प्रीमाइस बनाए, प्रीमाइस 1 बनाए कि ए इज गुड, ठीक है, प्रीमाइस 2 बनाए कि बी इज गुड, सी इज गुड। ऐसी तरह से हम अलग 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 कर दें, तो बड़ी चीज में से हम छोटी छोटी चीजें निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर चीजें निकाल रहे हैं, तो ये होगा हमारा डिडक्टिव। इंडक्टिव, डिडक्टिव, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग में इंडक्टिव डिडक्टिव आता है। ठीक है, यहां मैंने शुरुआत में जो दिखाया था, यहां कुछ बेसिक जानकारी थी। डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, इंडक्टिव आर्गुमेंट जिसका कंक्लूजन एकदम पुख्ता जानकारी देता है, एकदम पुख्ता जानकारी देता है, वो होता है हमारा डिडक्टिव आर्गुमेंट, डिडक्टिव रीजनिंग। या फिर जो हम बात करें, जो कंक्लूजन कोई शक वाली बात करें कि यार ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना, तो वहां जो होता है, जहां शक शायद वाली बातें हो, वहां होता है, क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे कोई चीज नई इन्वेंशन हुई है, तो वहां कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलेगी ना कि यार ये चीज जो है वो नई चीज बनी है, अब ये माननीय हो सकती है या वैल्यूएबल हो सकती है या नहीं, है ना। अब हम सस्पेंस में रहते हैं कि यार मन ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता मार्केट में, तो वो क्या है, इंडक्टिव है। जहां हम पूरी जानकारी से पक्के हो कि ये चलेगा ही चलेगा, तो वो क्या होगा, वो होगा डिडक्टिव। बात करते हैं हम, पहले जो हम शुरू करेंगे वो डिडक्टिव को ही शुरू करेंगे, डिडक्टिव के बारे में जानेंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड एनालिटिकल आर्ग्यूमेंट। एनालिटिकल यानी कि अनुमानतः, क्या है, अनुमानतः, अनुमानता, ठीक है, अनुमानता, या फिर विश्लेषण, क्या, विश्लेषण तर्क, विश्लेषित तर्क, ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से कमेंट करें, बताओ, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि समझ में आना बहुत 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 जरूरी है। आगे बढ़ना इतना जरूरी नहीं है जो इतना कि समझ में आना जरूरी है। पिछली चीजें जितना अच्छे से समझ में आएंगी, आगे को उतना ही हमें आसानी हो जाती है। कमेंट करो, जल्दी से बताओ जरा, आगे इसको पढ़ते हैं कि फादर ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज अरिस्टोटल, अरस्तु। क्या है बच्चा, अरस्तु।
अब ये क्या होता है, विचारधाराओं पर ज्यादा डिपेंड रहती है ना। जब सबसे पहली जो मेथड था वो डिडक्टिव मेथड था, है ना, डिडक्टिव मेथड था। कहां जा रहे थे हम, जनरल से हम स्पेसिफिक पर जा रहे थे, पर्टिकुलर पर जा रहे थे, है ना, जनरल से पर्टिकुलर पर जा रहे थे। तो वो उस समय में जब विचार फिलोसफी थी, अरस्तु के टाइम पर फिलोसफी थी, है ना, कोई विचारधाराएं चलती थी, किसी ने कोई विजन देखा, किसी भी चीज के बारे में कोई विजन देखा, उसके ऊपर उसने अपने विचारधारा दी, अपना मत दिया, अपनी बातें उसने रखी, और वो बातें जितनी ज्यादा मान्यता में लोग ले लेते थे वही चीज वो वैल्यू में आ जाती थी, और इसी चीज को आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें तो उस समय सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी था, दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट था, उसी के अंदर मैथ, साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हम सब कुछ उसी के अंदर पढ़ते थे। ठीक है, उसी के अंदर पढ़ते थे, और जैसे जैसे जरूरत लगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ही फिलोसफी से एक एक सब्जेक्ट अलग अलग निकलता हुआ नजर आता है। अरस्तु के समय में सभी चीजें फिलोसफी थी, विजन देखे जाते थे, दर्शन होते थे, है ना, किसी के बारे में कोई चीज जानकारी करनी है तो उसके बारे में अपनी सोच, अपने मत रखते थे। ठीक है, और इसीलिए तुम्हें देखने को मिलेगा जो अरस्तु हैं, ठीक है, जो प्लेटो हैं, है ना, प्लेटो हैं, उस समय के जितने भी लिंडरमैन हैं, है ना, लिंडरमैन हैं, वो बहुत सारे जितने भी ये उस समय के जो क्या थे, क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, विचारक थे, थिंकर थे। तो ये हर सब्जेक्ट में तुम्हें देखने को मिलेंगे, है ना, हर सब्जेक्ट, हिंदी में भी, ठीक है, हिंदी में भी, विज्ञान में भी, विज्ञान के अंदर केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, ठीक है, बायोलॉजी में भी, ज्योग्राफी में भी, हर जगह तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय एक ही सब्जेक्ट था, फिलोसफी। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट अपने कंक्लूजन की गारंटी देती है। जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो अपने कंक्लूजन की गारंटी देती है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे कंक्लूजन से आई है वह इंफॉर्मेशन पक्की है। मान लो प्रीमाइस 1 है ना, P1 है, P2 है, फिर इन P2 इन दोनों कथन से, दोनों प्रीमाइस से हमें क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है, और इस कंक्लूजन से जो एक इंफॉर्मेशन निकल रही है उस इंफॉर्मेशन के लिए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट गारंटी लेता है, यानी कि पक्का करता है, बिल्कुल, है ना, पक्की बात है कि ये चीज हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो क्या है, बिल्कुल 100% मार्केट में चलेगा। और जहां कंफ्यूजन रहे कि यार हमने प्रोडक्ट बनाया है, पता नहीं चले या नहीं चले, वहां क्या है, इंडक्टिव है, वहां कोई नई चीज बनी है, कोई नई चीज बनी है, और यहां क्या है, कोई पुरानी ही चीज है, उसमें मॉडिफिकेशन मान लो, इस तरह से मान सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं कि एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को सिंपली इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि A एंड B इज ट्रू, यानी यदि A और B क्या है, सही है, तो C भी सही होगा। इसका मतलब है कि मान लो प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और प्रीमाइस 3 जो हमारा कंक्लूजन है, अगर प्रीमाइस 1 यानी कथन 1, कथन B, कथन A, कथन B अगर सही है, ट्रू है, सत्य है, तो इसका मतलब क्या है, अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो उसमें जो कथन C होगा, कंक्लूजन होगा, वो भी सही होगा, सत्य होगा। यह कहता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अभी समझाऊंगा एग्जांपल से, भी परेशान मत हो। एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट एक डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करता है। जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करता है, इसीलिए इसमें हम जो पढ़ते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की जगह डिडक्टिव, है ना, डिडक्टिव रीजनिंग भी पढ़ते हैं, है ना, इसको डिडक्टिव रीजनिंग भी इसीलिए कहते हैं। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइस यानी कि आधार यानी कि कथन हैव ए लॉजिकल इंप्लीकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक लॉजिकल इंप्लीकेशन होता है, एक तर्क लगा हुआ होता है, किसके अंदर, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर। समझ में आ गई बात, आगे चलें, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको जरा, क्योंकि थ्योरी हमने देख ली है क्या क्या इसकी जानकारी में। यहां देखो जरा,
बेसिक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है ना, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं। देखो यहां क्या है, प्रीमाइस 1 है यानी कि कथन पहला है, यहां प्रीमाइस 2 है यानी कि कथन दूसरा है, यहां प्रीमाइस 3 है यानी कथन तीसरा है, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, कंक्लूजन बोलते हैं। और यहां देयरफॉर लगा हुआ है, तो देयरफॉर का मतलब क्या है, देयरफॉर का मतलब मैंने कल की क्लास में बताया था, पहली क्लास में, कि जहां देयरफॉर होगा वहां क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, अपनी बात को मजबूत करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए देयरफॉर का या फिर इसलिए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है कि ऑल डॉग्स हैव 4 legs, यानी कि सभी कुत्तों की 4 टांगे होती हैं, है ना, सभी 4 टांगे होती हैं। ठीक है, लिख लो ऐसे। तो यहां देखो, जोहन्स पेट इज ए डॉग, और जोहन का जो पालतू जानवर है वो क्या है, एक कुत्ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए यहां हमने यहां तर्क दे दिया, हमने यहां पहले क्या कर दिया, एक पहले बात कर दी। ठीक है, बात कर दी, तर्क दे दिया, उसके बाद में हम कह रहे हैं, पहले इसमें लॉजिक देते हैं। जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट के अंदर हम पहले लॉजिक देते हैं यानी कि तर्क देते हैं, फिर उसके बाद में अपनी बात कहते हैं। लेकिन अगर हम असर्शन रीजन में जाएं तो असर्शन रीजन में हम पहले अपनी बात कहते हैं, फिर उसके बाद में तर्क देते हैं, क्योंकि लगा के, बिकॉज लगा के। असर्शन रीजन में बिकॉज लगाते हैं, आर्ग्यूमेंट में देयरफॉर लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं कि इसलिए जोहन्स पेट हैज 4 legs। ठीक है, सभी कुत्तों की 4 टांगे होते हैं, जोहन का जो जानवर है पालतू वो क्या है, कुत्ता है। इसलिए जोहन के जो पालतू जानवर है उसकी 4 टांगे हैं। समझ में आ गई, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, यहां गारंटी है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, यहीं से इसको निकाला गया है। ये जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है ये इसकी गारंटी लेता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल क्या है, पुख्ता है, कि जोहन का जो एक पेट है वो क्या है, एक डॉग है, और जोहन्स पेट यानी कि जोहन की जो पालतू जानवर है उसके 4 टांगे हैं, वो हमें यहीं से मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल गारंटेड बात है। आगे कंफ्यूजन अभी दूर होगा, परेशान मत हो। ठीक है, यहां पूरी यूनिट में कंफ्यूजन को अगर दूर करना है तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन का बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि क्वेश्चन भी करा दीजिए सर। एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से। देखो, ऑल मैन आर मॉर्टल, मॉर्टल मतलब नश्वर, सोक्राट्स इज ए मैन, जो सुकरात है वो क्या है, एक आदमी है। ठीक है, एक पुरुष है, सुकरात एक नश्वर है। यहां 3 प्रमाइस दे दिए हैं, है ना, 3 प्रमाइस, 3 कथन दे दिए हैं। अब इसमें P1 हो गया कि सभी पुरुष नश्वर हैं, P2 हो गया कि सुकरात एक पुरुष है। ठीक है, और यहां कंक्लूजन क्या निकल कर आया, तीसरा, कि सुकरात एक नश्वर है। मतलब क्या होता है कि सभी पुरुष नश्वर हैं। इसने कह दिया है कि सभी पुरुष नश्वर हैं यानी कि मोर्टल हैं। मान लो यहां एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तुम इसको सोल्व करो, तुम्हें अपने दिमाग में एक हाइपोथेसिस बना लेना है। क्या बना लेना है, हाइपोथेसिस की जो हम यहां ये पढ़ रहे हैं ये क्या है, ट्रू बात लिखी हुई है, चाहे वो ट्रू है या नहीं है। सभी मैन नश्वर हैं, अगर सभी मैन नश्वर हैं या नहीं है इस बात से हमें मतलब नहीं, यहां लिखा है तो हम इसको सत्य मान लेंगे बस। ठीक है, उसके बाद में हमने यह मान लिया कि सत्य है, सभी पुरुष नश्वर हैं। ठीक है, सुकरात एक पुरुष है, सुकरात क्या है, एक पुरुष है। ठीक है, अब बात होती है जब सुकरात एक पुरुष है तो सुकरात क्या होगा। अब सुकरात देखो, यहां सभी पुरुष, एक गोला बना लो, यहां क्या हो गया, ये क्या हो गया, मोर्टल का हो गया। ठीक है, मोर्टल का हो गया। सभी पुरुष क्या है, ये क्या है, सभी क्या है, सभी पुरुष इसके अंदर है ना, सभी पुरुष क्या है, सभी पुरुष इसके अंदर आ गए। सारे पुरुष जितने भी हैं, जितने भी पुरुष हैं वो किसके अंदर आ गए, मोर्टल के अंदर आ गए। लेकिन फिर कहा गया है कि सुकरात एक पुरुष है, और सुकरात क्या है, इन सभी पुरुषों में से क्या है, इन सभी पुरुषों में से एक आदमी कौन है, सुकरात है। ठीक है, अब सुकरात जब पुरुष है और सारे पुरुष किसके अंदर हैं, मोर्टल हैं, सारे पुरुष इसके बड़े वाले गोले के अंदर आते हैं। और जब सारे पुरुष गोले के अंदर आते हैं तो सुकरात भी तो गोले के अंदर ही आगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सुकरात जो है वो क्या है, एक
नश्वर है, सुकरात एक मोर्टल है। तो यहां आंसर क्या निकलेगा जल्दी बताओ। द्वंद्वात्मक तर्क है, निगमनात्मक है, लोकतांत्रिक है, विवेचनात्मक है, तो हमारे सामने आएगा निगमनात्मक यानी डिडक्टिव। निगमनात्मक का मतलब है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या डिडक्टिव रीजनिंग। समझ में आ रही है या नहीं। यहां देखो एक बड़ा गोला बन गया है किसका, मोर्टल का, एक इसके अंदर छोटा गोला बन गया है किसका, पुरुष का। ठीक है, अब कहा गया है कि सभी पुरुष क्या हैं, नश्वर हैं, सभी पुरुष नश्वर के अंदर हैं, लेकिन सुकरात क्या है, सुकरात एक पुरुष है ही है ना। तो जब सुकरात पुरुष है तो सुकरात इन्हीं के बीच में आएगा ना, इन्हीं सब में आएगा। और जब इस सभी में आएगा तो ये सब कहां आ रहे हैं, मोर्टल के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए सुकरात भी क्या है, एक मोर्टल है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। अब यहां हम एक चीज देखते हैं, सबसे कंफ्यूजन वाली चीज कि वैलिडिटी ऑफ डीए, वैलिडिटी ऑफ डीए, वैलिडिटी ऑफ डीए। अब इसमें वैलिडिटी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं उसके अंदर दो प्रकार की आती हैं, एक मतलब एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और एक आता है इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, यानी वैध और अवैध, है ना। कौन सा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैध है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि डिडक्टिव तो है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है, यहां बात कर लेते हैं उसकी। जब भी स्टेटमेंट ट्रू हो, मान लो P और P2, P1 और P2 ये दोनों क्या है, ट्रू हैं, क्या है ये, ट्रू हैं, और इनसे निकलने वाला जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या हो, ट्रू हो, है ना। इनसे निकलने वाला कंक्लूजन भी ट्रू हो तो क्या होगा, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा। जब जहां कथन और कंक्लूजन या निष्कर्ष दोनों ट्रू हो, दोनों सत्य हो, वो क्या होगा, डिडक्टिव, वैलिड डिडक्टिव होगा। और जब स्टेटमेंट ट्रू हो, है ना, स्टेटमेंट तो ठीक है, वो सत्य है, लेकिन उससे निकलने वाला जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, असत्य होगा, फॉल्स होगा, वहां इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा। समझ लेते हैं एग्जांपल से। यहां देखो P1, यहां P2, यहां P3 यानी कि कंक्लूजन। ऑल डॉग्स हैव 4 legs। पिछली वाली बात के हावी मतलब सभी कुत्ते के पास 4 टांगे होती हैं, या सभी कुत्तों की 4 टांगे होती हैं। और ऑल डॉग्स आर एनिमल, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। अब यहां देखो ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये क्या है, डॉग्स है, और इनकी क्या है, 4 टांगे होती हैं। ठीक है, सभी की 4 टांगे होती हैं, और ये सभी जो डॉग है वो क्या है, एक बड़े गोले के अंदर है जो कि एनिमल का है। ठीक है, सभी एनिमल, सभी डॉग्स क्या है, एनिमल है। अब यहां इसलिए बात कही गई है, इसलिए ऑल एनिमल हैव 4 legs, हैव 4 legs, यानी कि इसलिए सभी एनिमल, सभी पशु, है ना, सभी जानवर या सभी पशु 4 टांग रखते हैं या 4 टांगे होती हैं। तो यहां ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इनवैलिड बच्चा, वो इनवैलिड इसलिए हो जाएगा क्योंकि सभी जानवर, देखो यहां देखो P1 क्या है, ऑल डॉग्स हैव 4, सभी कुत्तों की 4 टांगे होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी कुत्तों की 4 टांगे होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, वो अलग है, वो इंसिडेंटल केस अलग होते हैं कि किसी की किसी वजह से एक आध टांग टूट जाए या किसी कारण से एक आध टांग कट जाए तो वो अलग बात है, लेकिन सभी डॉग की 4 टांगे होती हैं। ऑल डॉग्स आर एनिमल, और सभी जो कुत्ते हैं वो जानवर भी हैं, है ना, सभी कुत्ते पशु भी हैं। समझ में आ गई बात। देयरफॉर, इसलिए सभी एनिमल या सभी पशु 4 टांग रखते हैं। तो यहां बात करते हैं, ये चीज जो कंक्लूजन है वो सत्य नहीं है, क्योंकि सभी जानवर की 4 टांगे नहीं होती हैं, किसी किसी जानवर की 2 टांगे भी होती हैं, जैसे कंगारू। समझ में आ गई बात। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। आगे चलते हैं और 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। यहां देखो
कि सभी कुत्तों के 4 पैर होते हैं, ठीक है, सभी कुत्ते जानवर हैं, ये भी ठीक है, ये वही वाली बात है जो अभी पढ़ा था हमने, इसलिए सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। उसके बाद एक और देख लेते हैं कि सभी कुत्तों के 4 पैर होते हैं, सभी कुत्तों के 4 पैर होते हैं, ये बात ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है, ट्रू है। और रोवर जो है वो एक कुत्ता है, रोवर एक कुत्ता है, ये बात बताई गई है, ये इंफॉर्मेशन है कि रोवर किसी कुत्ते का नाम है, रोवर एक कुत्ता है, ये बात भी हम सही मान लेंगे, ठीक है, ये बात भी हम सही मान लेंगे। तो दोनों जो प्रीमाइज हैं, दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही हैं, इसलिए रोवर के 4 पैर होते हैं। अब यहां जब बता दिया गया है कि रोवर एक कुत्ता है और यहां कहा गया है कि कुत्तों के सभी 4 पैर होते हैं, तो यहां जब रोवर भी एक कुत्ता है तो उसके भी 4 पैर ही होने चाहिए, वो होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। वैलिड इनवैलिड समझ में आ गया होगा। एक टर्म और आती है, क्या टर्म आती है वो हम कल पढ़ेंगे, क्या टर्म आती है बच्चा, वो हम कल पढ़ेंगे, वो आती है साउंड वाली, साउंड और अनसाउंड, ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलना है, ठीक है। तो क्लास यहीं तक रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जितने बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी बेहतर कर सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।